नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान ने J-35A लेने की घोषणा की है, तब से दोस्तों साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक रणनीति जो है वो बदल गई है, खास करके मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को लेकर। अब यहाँ पर पता चलता है कि चाइना से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने के बाद पाकिस्तान की एयर पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ भारत का AMCA प्रोग्राम जो है वो अभी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब एक बात और सामने आई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत का जो AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम है जो कि 5th जनरेशन का है, उसे भारत ताइवान के साथ मिलकर तैयार कर सकता है। यहाँ पर अमेरिका ने ताइवान को अपने F-35A देने से मना कर दिया है। ऐसे में अगर AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम में ताइवान की एंट्री होती है तो डेफिनेटली एक बड़ा जवाब चाइना के लिए भी माना जाएगा। AMCA पर सिर्फ अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और 2030 तक भी ये सामने नहीं आ पाएगा। ऐसे में दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में जो एयर कॉम्बैट डायनेमिक्स है वो बदलता जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों भारत भी अपने AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना चाहता है, यानी कि पूरी तरीके से भारत इस फाइटर जेट पर अपनी तकनीक को लगाना चाहता है, जिसमें कि एडवांस एवियोनिक्स के साथ एक स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार करना जो कि वर्तमान के जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं उनसे एडवांस हो। हम मानते हैं कि AMCA फाइटर जेट के डेवलपमेंट में काफी देरी हुई है और भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी नहीं है। इसीलिए इस तरीके की साझेदारी जो कि एक रणनीतिक साझेदारी होगी भारत और ताइवान के बीच, तो इससे भारत को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ताइवान टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, जो कि मॉडर्न फाइटर जेट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर भारत और ताइवान का कोलैबोरेशन होता है तो दोनों के बीच टेक्नोलॉजी साझा की जा सकती है, जो कि AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। और यहाँ से भारत को एक और बड़ा फायदा मिलेगा। और अगर भारत इस बात की घोषणा भी कर देता है कि ताइवान AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हो गया है, तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि ऐसा करके भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि चाइना पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खुद तो चाइना हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इस तरीके के फाइटर जेट देकर हमें परेशान करने के मूड में। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत और ताइवान का ये जो गठजोड़ है AMCA फाइटर जेट में, वो चाइना और पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब भी होगा, क्योंकि ताइवान खुद भी चीन की आक्रामकता से काफी परेशान है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम और आ सकती है। ताइवान अगर इस प्रोजेक्ट में जैसे ही शामिल होगा तो चाइना के साथ भारत के संबंध और ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि ताइवान को तो वो अपना क्षेत्र मानता है। इसीलिए भारत को बहुत ही कूटनीतिक तरीके से और सावधानी पूर्वक इस प्रोजेक्ट में ताइवान को शामिल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जो संवेदनशील टेक्नोलॉजी है उसे शेयर करने को लेकर भी बड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है, जिसके लिए दोनों देशों को टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स को स्थापित करना होगा। लेकिन भारत को भी दोस्तों यहाँ पर काफी सोच समझकर ये फैसला लेना होगा, क्योंकि इससे भारत का अमेरिका के साथ जो संबंध है उसमें भी एक खटास पैदा हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों L&T ने अब एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को बनाने को लेकर IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। और इस पार्टनरशिप का जो फोकस है वो है फ्लाइट लेबोरेटरी पर, जो कि डेडिकेटेड होगी फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को एडवांस करने को लेकर, यानी कि उन्हें और अधिक उन्नत बनाने को लेकर, और साथ ही साथ एक सोफिस्टिकेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर तैयार करने को लेकर। यहाँ पर दोस्तों जो L&T है वो डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट करने और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ IIT कानपुर भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ऐसे में दोनों का साथ आना वाकई में एक गेम चेंजिंग हो सकता है। दरअसल दोस्तों फिक्स्ड विंग जो UAV है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस परियोजना का उद्देश्य होगा ऐसे UAVs को डिजाइन और विकसित करना जो न केवल निगरानी और टोही क्षमता प्रदान कर सके, बल्कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करने में भी सक्षम हो। और इनका इंड्योरेंस टाइम, पेलोड क्षमता और जो ऑटोनॉमी है वो भी काफ़ी बड़ी हुई होगी। यहाँ पर दोस्तों जो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है वो किसी भी एरियल सिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है। और इस तरीके की जो साझेदारी है जिसके तहत एक नेक्स्ट जनरेशन का फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर तैयार किया जाएगा, ये निश्चित तौर पर UAV के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि L&T को लेकर ही आ रही है। L&T ने अब IIT दिल्ली के साथ सहयोग किया है, जिसके तहत वे स्वदेशी 3D स्कैनिंग सोनार डेवलप करेंगे। और इस कोलैबोरेशन के तहत पानी के अंदर के एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी 3D स्कैनिंग सोनार सिस्टम तैयार किया जाएगा। और इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य है भारत पानी के अंदर एक्सप्लोरेशन और सर्विलांस की सीमाओं को आगे बढ़ाना। आपको बता दें कि L&T और IIT जिस अत्याधुनिक 3D सोनार सिस्टम को तैयार करेंगी, ये पानी के अंदर के वातावरण की विस्तृत 3D इमेजिंग प्रदान करने के लिए अकॉस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य खास तौर से पानी के अंदर निरीक्षण, उनकी मैपिंग और नेविगेशन जैसे एप्लीकेशन के लिए क्षमताओं को बढ़ाना है, जो कि डिफेंस, ऑयल
गैस और मरीन रिसर्च के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और इस प्रोजेक्ट में न केवल हार्डवेयर को विकसित किया जाएगा बल्कि सिग्नल प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम में भी काम किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की मोबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से लार्सन एंड टूब्रो और BAE हैगलैंड्स ने संयुक्त रूप से BVS-110 बियोवुल्फ, जिसे कि सिंधु नाम से जाना जाता है, उसे इंडियन आर्मी को ऑफर किया है। दरअसल ये एक आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल है, यानी कि AATV, जो कि लद्दाख क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों में कठोर परीक्षणों से भी गुजरा है और ये दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण सिनेरियो से गुजरने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ऑपरेशनल डिमांड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए इसे विकसित किया गया है। BVS-10 सिंधु वर्ल्ड लेवल पर मान्यता प्राप्त BVS-10 बियोवुल्फ का एक एडवांस वेरिएंट है। आपको बता दें कि ये वाहन बर्फ की चट्टानें, रेत, कीचड़, दलदल और खड़ी पहाड़ियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि भारत के कठोर इलाकों जैसे कि लद्दाख और कच्छ के लिए काफी बेहतर वाहन माना जा सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, यानी कि इसका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कमांड एंड कंट्रोल, एम्बुलेंस सर्विसेज और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किया जा सकता है, यानी कि कई मल्टीपल मिशंस कर सकता है और इसकी रेंज और इंड्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा प्रोटेक्शन और सर्वाइबिलिटी की अगर बात की जाती है तो ऐसे में दोस्तों आमतौर पर जो आर्मर्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आती है। CDS अनिल चौहान जी ने कहा है कि तीनों सेनाओं को इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा और ये साल यानी कि 2025 ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स का भी है। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन, एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जॉइंट कम्युनिकेशन, कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स, स्पेस, जॉइंट स्टाफ वर्क, जॉइंट लॉजिस्टिक आर्किटेक्चर पर संयुक्त सिद्धांत भी तैयार किए जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य थिएटर कमांड पर है, इसलिए 2025 में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। थिएटराइजेशन मॉडल के तहत सरकार सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को इंटीग्रेट करना चाहती है और युद्ध और अभियानों के लिए उनके संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहती है। थिएटराइजेशन योजना के अनुसार प्रत्येक थिएटर कमांड में सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिटें होंगी और ये सभी एक निर्देशित भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक यूनिट के रूप में काम करेंगी। और अभी तक तीनों सेनाओं के अलग अलग कमांड हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि हम मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर चल चुके हैं। हम FRCV, FICV, लाइट टैंक्स और व्हील्ड AFS शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा एविएशन के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि LCH को इंडेक्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने लॉइटर और प्रिसिशन म्यूनिशन को लेकर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की काफी तारीफ भी की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अपनी पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम पर काफी भरोसा कर रही है और इसके एम्युनिशन के लिए 10,200 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जाने वाले हैं। और यही नहीं, आप सब जानते हैं कि भारत अर्मीनिया को भी इसे एक्सपोर्ट कर रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा जा रहा है कि पिनाका कॉन्ट्रैक्ट पर जल्द ही साइन होने वाले हैं, जिसके तहत 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट 5,700 करोड़ रुपए का होगा, जो कि हाई एक्सप्लोजिव प्रीफ्रेगमेंटेड म्यूनिशंस के लिए होगा, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 4,500 करोड़ रुपए का, ये होगा एरिया डिनाइल म्यूनिशन के लिए। और कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2025 से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे। इन ऑर्डरों से सेना की 10 पिनाका रेजिमेंट्स को एम्युनिशन मिलेगा। अभी तक भारतीय सेना ने केवल 4 पिनाका रेजिमेंट्स को चीन सीमा पर तैनात किया गया है और बाकी की 6 रेजिमेंट्स को भी जल्द ही डिप्लॉय किया जाएगा। आपको बता दें कि जो हाई एक्सप्लोजिव प्रीफ्रेगमेंटेड एम्युनिशन है, इसकी रेंज 45 किलोमीटर होगी और एरिया डिनाइल म्यूनिशन 37 किलोमीटर तक की दूरी पर अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। वहीं दोस्तों, DRDO ने पिनाका के लिए कई तरीके के एम्युनिशन तैयार किए हैं, जिसमें कि 45 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक की रेंज है और इसके अलावा भविष्य की क्षमता को देखते हुए 120 से 300 किलोमीटर तक की रेंज इनकी की जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब नेपाल को मेड इन इंडिया AK-203 राइफलों को एक्सपोर्ट करने वाला है। बता दें कि नेपाली सेना अभी तक भारत के द्वारा दी गई जो इंसास राइफलें उनका इस्तेमाल कर रही थी, जिसके तहत 2001 में भारत ने 26,000 इंसास राइफलें नेपाल को दी थी। लेकिन दोस्तों, अब भारत के अंदर AK-203 राइफलों का निर्माण होने लगा है और साथ ही भारत के पास AK-203 राइफलों का एक्सपोर्ट का राइट भी है, यानी कि भारत के अंदर बनी हुई इन राइफलों को भारत किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया हमें एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें नहीं चाहिए। इसकी बजाय इंडियन एयरफोर्स लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइलों को ही शामिल करेगी। मतलब साफ है कि हवा से प्रक्षेपित यानी कि एयर लॉन्च वाली जो वेरिएंट है उसमें अभी कई चुनौतियां हैं, खासकर कि इन्हें मिनिएचराइज करने को लेकर, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो काफ़ी बड़ी और भारी हैं। और एयर लॉन्च वाले वेरिएंटों की अगर बात की जाए तो इसके लिए फाइटर जेट्स में काफ़ी मॉडिफिकेशन करने होंगे। एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि जब तक इनका वजन जो है 1.5 से 2 टन के बीच नहीं हो जाता तब तक तो इन्हें शामिल करना मुश्किल होगा और इसके लिए भी अभी काफ़ी सालों का वक्त लगेगा, क्योंकि दुनिया भर में कई देश हैं जो कि एयर लॉन्च वाले वेरिएंट के बारे में काफ़ी कम सोच रहे हैं। हालांकि
जब तक टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं हो जाती, इन्हें मिनिचराइज नहीं किया जा सकता, तब तक तो किसी भी देश की एयरफोर्स के लिए इन्हें इंडक्ट करना चुनौती ही होगी। एयरफोर्स ने कहा कि 20 साल आप मान के चलो, इतना तो लगेगा। लेकिन लैंड बेस्ड यानी कि भूमि आधारित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जिन्हें तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है, ये काफी बेहतर होंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब अपने BMD फेज 3 के तहत हाइपरसोनिक ADAH इंटरसेप्टर मिसाइलों को तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि ADAH 3 स्टेज मिसाइल्स होंगी, जिसे कि एडवांस बैलिस्टिक खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स होंगे, जो कि किसी भी तरीके के सिनेरियो में इसकी विश्वसनीयता और जो इफेक्टिवनेस है उसे सुनिश्चित करेंगे। ADAH मिसाइलों में 3 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन होगा। बता दें कि इसमें कई पायरो एक्टिवेटेड मैकेनिज्म होगा, जो कि मिसाइल के ऑपरेशन और सुरक्षा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल अब वो आयरन डोम को तैनात करने की योजना बना रहे हैं, और ये आयरन डोम इजराइल का नहीं बल्कि उनका खुद का होगा, क्योंकि आयरन डोम ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाया है उसे देखते हुए जल्द ही अब अमेरिका के पास अपना आयरन डोम होगा। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका अपने चारों तरफ से मिसाइल रक्षा फोर्स फील्ड बनाने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि आयरन डोम का निर्माण वो जल्द ही करवाएंगे। ये इजराइल के रॉकेट डिफेंस जैसा ही होगा, क्योंकि अमेरिका को भी अब इसी तरीके की सुरक्षा प्रणाली की जरूरत पड़ गई है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।